हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ये जो आपकी सीरीज़ है उत्तराखंड इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस की, उसमें मैंने आज नई चीज़ ऐड की है। उसमें मैं आपके साथ 10 क्वेश्चन तो उत्तराखंड के डिस्कस करूंगा, और साथ ही मैं आपके साथ 5 क्वेश्चन जीएस के भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि जीएस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए उत्तराखंड है, उतनी आप इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, जीएस है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्रेमी पथिक नामक रचना किसकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि प्रेमी पथिक नामक रचना किसकी है। तो जो प्रेमी पथिक नामक रचना है, ये आपकी किसकी, तोता कृष्ण गैरोला की। ठीक है, तो तोता कृष्ण गैरोला जी की रचना है, कौन सी, प्रेमी पथिक। जो ये प्रेमी पथिक नामक रचना है, ये तोता कृष्ण गैरोला जी ने समर्पित की किसको, आपके नरेंद्र शाह को। ठीक है, यानी कि नरेंद्र शाह पे है कौन सी रचना आपकी, तोता कृष्ण गैरोला जी की प्रेमी पथिक नामक रचना। ठीक है, बात करें आपके अ, तोता कृष्ण गैरोला की अन्य रचनाओं की, तो उनकी एक फेमस रचना है तात घननन। ठीक है, कौन सी, तात घननन इनकी क्या है, फेमस रचना है किसी, तोता कृष्ण गैरोला की। उसके अलावा इनकी रचना रंजन नामक रचना है। ठीक है, तो इनकी 3 रचनाएं फेमस है। प्रेमी पथिक जो कि किस पे, आपकी नरेंद्र शाह पे। कब कब इसका प्रकाशन हुआ था, तो इसका प्रकाशन हुआ था कब, आपके 1932 में। ठीक है, उसके अलावा तात घननन और रचना रंजन नामक रचनाएं किसकी, आपके तोता कृष्ण गैरोला की। ठीक है, बात करें विद्यासागर नौटियाल, तो ठीक है, जो विद्यासागर नौटियाल है, इनको क्या कहा जाता है, इनको पहाड़ का प्रेमचंद्र कहा जाता है। किसको, विद्यासागर नौटियाल को। ठीक है, इनकी कुछ फेमस रचनाएं आपको नोट करनी है, यमुना के बागी बेटे, झुंड से बिछड़ा, उत्तर बयां है, मूक बलिदान और भैंस का कटिया। ठीक है, तो इनकी फेमस रचनाएं ये आपने नोट करनी है। ठीक है, जो भैंस का कटिया है, भैंस का कटिया का मतलब होता है भैंस का बच्चा। ठीक है, कुमाऊनी में कटिया बोला जाता है भैंस के बच्चे को। ठीक है, इसके अलावा इनकी आत्मकथा है, जो जिसका नाम क्या है, मोहन गाता जाएगा। ठीक है, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, मोहन गाता जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें भजनसियाँ, तो भजनसियाँ की भी कुछ फेमस रचनाएं हैं, जैसे कि अमृत वर्षा, प्रेम बंधन, कन्या विक्रय, मेरी वीणा है, इनकी फेमस रचनाएं हैं। ठीक है, उसके अलावा इनकी जो गढ़वाली रचनाएँ हैं, ठीक है, उसमें से शिहनाद इनकी फेमस रचना है, किसकी, आपके भजनसिंह की। उसके अलावा आर्यों का मध्य निवास हिमालय। ठीक है, तो आर्यों का मध्य निवास हिमालय भी किसकी रचना है, आपके भजनसिंह की। ठीक है, उसके अलावा गढ़वाली लोकोक्तियाँ और वीर वधु देव की किसकी रचना है, आपके भजनसिंह की। तो आपको नोट करना है इतने पॉइंट भजनसिंह से। ठीक है, बात करते हैं सूरत कवि, तो सूरत कवि किसका उपनाम है, सूरत कवि उपनाम है किसका, आपके सुदर्शन शाह का। ठीक है, सुदर्शन शाह भी क्या थे, एक कवि थे। ठीक है, वैसे तो टिहरी के क्या थे, संस्थापक थे। टिहरी रियासत के संस्थापक कौन थे, आपके सुदर्शन शाह। ठीक है, पवार वंश के 55वें शासक टिहरी रियासत के संस्थापक कौन थे, सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह राजा होने के साथ साथ एक कवि थे। उन्होंने सभा सारनामा क्या लिखी थी, रचना लिखी थी। ठीक है, जो कि 7 खंडों में विभक्त थी। कौन सी, आपकी सभा सारनामा रचना, और किस भाषा में लिखी गई थी, आपकी ब्रज भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तो आपको इतने पॉइंट यहाँ से नोट करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश में सेना को कितने भागों में बांटा गया था। तो कत्यूरी राजवंश में सेना को आपके 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, कौन कौन सी सेना थी, पैदल सेना थी, आपकी अश्व सेना यानी कि घोड़े वाली सेना थी, उसके अलावा ऊंट वाली सेना भी थी इनके पास, और हाथी सेना। ठीक है, तो इनके पास टोटल कितने सेनाएं थी, आपके 4 सेनाएं थी, किसमें, कत्यूरी राजवंश में। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। बात करें कत्यूरी राजवंश की, तो कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड का पहला क्या है, ऐतिहासिक राजवंश है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है, तो आपको कत्यूरी राजवंश है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड का पहला राजनीतिक राजवंश कौन सा, तो राजनीतिक राजवंश कौन सा था, कुड़िंद राजवंश। ठीक है, और ऐतिहासिक कौन सा, आपका कत्यूरी राजवंश। ठीक है, कत्यूरी राजवंश की राजधानी की बात करें, तो इनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, आपकी जोशीमठ में। ठीक है, प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी इनकी, जोशीमठ में थी। ठीक है, उसके बाद राजधानी चेंज होती है और कहाँ जाती है, आपके कत्यूर घाटी यानी कि बागेश्वर में। ठीक है, कत्यूर घाटी में जाती है। ठीक है, कहाँ, आपके बागेश्वर में। ठीक है, इतने पॉइंट आपने कत्यूरी राजवंश से ध्यान रखना है। ठीक है, बात करें कत्यूरी राजवंश के संस्थापक की, तो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक किसको माना जाता है, बसंत देव को। ठीक है, बसंत देव को कत्यूरी राजवंश का संस्थापक माना जाता है। जबकि कत्यूरी राजवंश यानी कार्तिकेयपुर राजवंश के अंतिम राजा की बात करें, तो जो अगर आपके पास ऑप्शन आता है बसंत देव, तब आप नहीं, सॉरी, ब्रह्मदेव, तो अब आप ब्रह्मदेव को टिक करेंगे। ठीक है, ब्रह्मदेव को टिक करेंगे अगर आपके पास ऑप्शन आता है ब्रह्मदेव। तो ये क्या था, कत्यूरी राजवंश का आखिरी क्या था, राजा था। अगर ब्रह्मदेव ऑप्शन में ना हो, ठीक है, अगर आपके पास ब्रह्मदेव ऑप्शन में ना हो और आपके पास ऑप्शन में हो सुभिक्ष राजदेव, तो आप टिक करेंगे सुभिक्ष राजदेव को, क्योंकि प्रीवियस ईयर एक एग्जाम में क्वेश्चन बना था और वहाँ पे ऑप्शन में ब्रह्मदेव ना देकर क्या था, सुभिक्ष राजदेव। ठीक है, तो आपको पता है जो आपके कार्तिकेयपुर राजवंश था, इसने टोटल कितनी शाखाओं में, इसने 3 शाखाओं में शासन किया था। ठीक है, कितनी शाखाओं में शासन किया था, आपके 3 शाखाओं में। ठीक है, मैंने आपको कत्यूरी राजवंश की वीडियो दी है किसमें, यूकेपीडिया वाली सीरीज में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पहली शाखा थी बसंत देव। ठीक है, तो बसंत देव क्या था, कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक था। ठीक है, और ये राजधानी को कहाँ बनाता है, जोशीमठ बनाता है। ठीक है, जब बसंत देव की शाखा खत्म होती है, तो इसके बाद कौन सी शाखा शुरू होती है, आपके निम्बर शाखा। ठीक है, जब निम्बर शाखा भी खत्म होती है, तो आखिरी शाखा थी कौन सी, सलड़ादित्य राजवंश। ठीक है, सलड़ादित्य राजवंश जिसका संस्थापक कौन था, इच्छड़देव था। ठीक है, और इस सलड़ादित्य राजवंश का अंतिम राजा था कौन, आपका सुभिक्ष राजदेव। ठीक है, तो इसको माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम राजा। ठीक है, जब इसके बाद जब सुभिक्ष राजदेव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद जो राजधानी थी उसको अशांति देव कहाँ शिफ्ट कर देता है, उसको अशांति देव शिफ्ट कर देता है कहाँ पे, आपके कत्यूर घाटी बैजनाथ में। ठीक है, तो जो आपकी राजधानी थी वो शिफ्ट होगी कहाँ पे, बैजनाथ में। ठीक है, और जो बैजनाथ वाली शाखा थी उसका अंतिम राजा था कौन सा, ब्रह्मदेव। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा अंतिम राजा का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अल्मोड़ा नगर की स्थापना किस चंद राजा के द्वारा कराई गई थी? तो अल्मोड़ा नगर की स्थापना आपके राजा भीष्मचंद्र के द्वारा कराई गई थी, ठीक है। तो अल्मोड़ा नगर को बसाने का श्रेय किसको जाता है? राजा भीष्मचंद्र को जाता है। पर जब राजा भीष्मचंद्र क्या करता है, अल्मोड़ा नगर को बसा देता है, कब? आपके 1555 से लेकर 1560 के बीच में, ठीक है। पर इसकी मृत्यु हो जाती है बीच में, ठीक है, और ये राजधानी को चेंज नहीं कर पाता। तो राजधानी को चेंज कौन करता है अल्मोड़ा में? तो करता है बालो कल्याण चंद, ठीक है। बालो कल्याण चंद क्या करता है, 1563 में अल्मोड़ा को राजधानी बनाता है, ठीक है। तो जब वो बालो कल्याण चंद अल्मोड़ा को राजधानी बनाता है, तो इतने पॉइंट आपने बालो कल्याण चंद से ध्यान रखने। बात करें सोमचंद की, तो चंद वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? आपके सोमचंद को माना जाता है, ठीक है। बात करें इंद्रचंद की, तो इंद्रचंद पहला राजा था जो क्या करता है, चीन के साथ व्यापार करता है, ठीक है। पहला राजा जो कि क्या करता है, चीन के साथ व्यापार करता है। इतने पॉइंट आपको भीष्मचंद, बालो कल्याण चंद, सोमचंद और इंद्रचंद से क्या करने, क्लियर करने, ठीक है। तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश के शासन की जानकारी मिलती है? तो तालेश्वर ताम्रपत्रों में आपके पर्वताकार यानी कि पौरव राजवंश की क्या मिलती है, जानकारी के प्रमाण मिलते हैं। बात करें पर्वताकार राजवंश या पौरव राजवंश की, तो जो इसके जो क्या है साहित्यिक प्रमाण है वो आपके कहाँ कहाँ से मिले? एक तो आपका तालेश्वर ताम्रपत्र, जिसकी खोज कब होती है? 1914 में होती, ठीक है। किसके द्वारा होती? वाई के गुप्ते के द्वारा होती, ठीक है। आपने ध्यान रखना है किसके द्वारा होती? वाई के गुप्ते। एक प्रमाण तो आपका ये हो गया। सेकंड प्रमाण है आपका वेनसांग का यात्रा वृत्तांत, ठीक है। तो वेनसांग यात्रा वृत्तांत में बताता आपने कि जब वेनसांग कहाँ आता है, आपका हरिद्वार में आता है, तो वो बोलता है कि आगे ये पहाड़ों में एक ऐसा राजवंश है, ठीक है, जहाँ की शासिका क्या है, महिला है, ठीक है। और इसको इसको बताता है कि कौन सा राजवंश है आपका? तालेश्वर कौन सा पर्वताकार राजवंश है कि चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ राजवंश है, ठीक है। तो तालेश्वर ताम्रपत्रों से किस राजवंश की जानकारी मिलती है आपको? पर्वताकार राजवंश यानी कि पौरव राजवंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। बात करें पौरव राजवंश की, तो इसका सबसे प्रतापी राजा कौन था? आपका द्वितीय वर्मन, ठीक है। द्वितीय वर्मन क्या था? इसका सबसे प्रतापी राजा माना जाता है, ठीक है। किसका? आपका पर्वताकार राजवंश का, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बात करें पवार राजवंश की, तो पवार राजवंश का संस्थापक किसको माना जाता है? आपके कनकपाल को, ठीक है। कनकपाल को क्या माना जाता है? पवार राजवंश का संस्थापक माना जाता है। जबकि इसका आखिरी राजा कौन था? इसका आखिरी राजा था आपका मानवेंद्र शाह, ठीक है। मानवेंद्र शाह आपके पवार राजवंश का आखिरी राजा था। बात करें कुड़िंद राजवंश की, तो कुड़िंद राजवंश क्या है? आपके राज्य का पहला राजनीतिक राजवंश है, ठीक है। पहला राजनीतिक राजवंश कौन सा है? आपका कुड़िंद राजवंश, ठीक है। इससे पहले उत्तराखंड में किसका निवास था? इससे पहले उत्तराखंड में आपके विभिन्न जातियों का निवास था, जैसे कोल, किरात, ठीक है। कोल होगी, किरात होगी, आपकी शक होगी, खश होगी। इससे पहले उत्तराखंड में जातियां निवास करती थी। पर पहला राजवंश कौन सा स्थापित होता है? आपका कुड़िंद राजवंश होता है, ठीक है। जो कुड़िंद राजवंश है, इसके जो सोर्स हैं, सोर्स कहाँ से मिलते हैं? इसकी मुद्राओं से मिलते हैं, ठीक है। इसकी मुद्राओं से इसके स्रोत मिलते हैं, ठीक है। मैंने चैप्टर पढ़ा रखा है, वहां से पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके। पांचवा क्वेश्चन है, केव पेंटिंग इन कुमाऊं नामक रचना किसकी है? तो जो केव पेंटिंग इन कुमाऊं नामक रचनाओं किसकी है? आपके एमपी जोशी की, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केव पेंटिंग इन कुमाऊं नामक रचना किसकी है? आपके एमपी जोशी जी की, ठीक है, ठीक है। बात करें मुकुंदीलाल की, तो मुकुंदीलाल की फेमस रचना है गढ़वाल पेंटिंग, ठीक है। गढ़वाल पेंटिंग नामक रचना किसकी है? आपके मुकुंदीलाल की, ठीक है। कब इसके प्रकाशन होता है? 1969 में इसका क्या होता है? प्रकाशन होता है, ठीक है। बात करें शिव प्रसाद डबराल चारण जी की, तो शिव प्रसाद डबराल चारण जी की कुछ फेमस रचना आपको ध्यान रखनी है। उत्तराखंड का इतिहास हो गया, उसके अलावा उत्तराखंड यात्रा वृत्तांत, यात्रा दर्शन हो गया, उसके अलावा गोरा बादल इंपॉर्टेंट है। सदैई मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, सदैई किसकी है? आपके शिव प्रसाद डबराल चारण जी के, ठीक है। उसके अलावा राष्ट्र रक्षा काव्य हो गया, गढ़वाली मेघदूत मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अतीत स्मृति किसकी रचना है? आपके शिव प्रसाद डबराल चारण जी की रचना है, ठीक है। बात करिए यशोधर मठपाल जी की, तो यशोधर मठपाल जी की फेमस रचना है कुमाऊं की चित्रकला। तो कुमाऊं की चित्रकला नामक रचना किसकी? आपके यशोधर मठपाल जी की, ठीक है। इतने पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान रखने। कुमाऊं कमिश्नरी का अनौपचारिक रूप से स्थापना कब की जाती है? तो कुमाऊं कमिश्नरी की औपचारिक अनौपचारिक रूप से स्थापना 3 मई 1815 को की जाती है, ठीक है। 3 मई 1815 को की जाती थी, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं कमिश्नरी की औपचारिक रूप से स्थापना कब की जाती है, तो 1854 में कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना औपचारिक रूप से की जाती है, ठीक है। जब 3 मई 1815 को कुमाऊं कमिश्नरी की अनौपचारिक रूप से स्थापना की जाती है, तो इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय अल्मोड़ा था, ठीक है। और जब 1854 में कुमाऊं कमिश्नरी की औपचारिक रूप से क्या की जाती है? स्थापना की जाती है, तब भी इसका मुख्यालय कहाँ था? अल्मोड़ा, ठीक है। और इसके मुख्यालय को अल्मोड़ा से नैनीताल शिफ्ट किया जाता है, कब? 1855 में। तो आपने नोट करना है, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल शिफ्ट किया था 1855 में, ठीक है। बात करें 1839 में, तो 1839 में आपके गढ़वाल जिले का गठन होता है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, गढ़वाल जिले का गठन होता है, या गढ़वाल जिले का गठन होता है, ठीक है। गढ़वाल का जिले के रूप में क्या होता है? गठन होता है, ठीक है। बात करें 1969 की, तो 1969 में आपके गढ़वाल मंडल का गठन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है गढ़वाल मंडल का गठन कब होता है? आपके 1969 में, ठीक है। आपने ध्यान रखना है इतने पॉइंट यहाँ से। राम महिमा वर्णन और गंगा शतक नामक रचनाएं किसके? तो राम महिमा वर्णन और गंगा शतक नामक रचनाएं किसके? आपके गुमानी पंत जी के। गुमानी पंत को कुमाऊं का पहला कुमाऊनी कवि माना जाता है। किसको? गुमानी पंत को, ठीक है। 1790 में क्या करते हैं? 1790 में इनका जन्म होता है, कहाँ पे? काशीपुर में, ठीक है। और ये राजा गुमान सिंह के दरबार में क्या थे? कवि थे। बात करें गोविंद बल्लभ पंत जी की, तो गोविंद बल्लभ पंत जी एक कवि भी थे और एक क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो दोनों है गोविंद बल्लभ पंत। अगर आप अपनी परीक्षा वाणी खोलेंगे तो आपको मिल जाएंगे गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। इनकी फेमस रचना है कौन सी? कोहिनूर का लुटेरा, ठीक है। कौन सी है? कोहिनूर का लुटेरा।
तो गोविंद बल्लभ पंत जी की एक फेमस रचना कोहिनूर का लुटेरा, ठीक है। ये वो वाले गोविंद बल्लभ पंत है जो क्या है, लेखक हैं, ठीक है। इतिहासकार, सॉरी, ये आंदोलनकारी नहीं, ये लेखक हैं, ठीक है। भजन से हमने डिस्कस कर लिया है। बात करें भक्त दर्शन की, तो भक्त दर्शन 1939 में एक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं, कर्मभूमि नामक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। कहाँ से? आपके लैंसडाउन से, ठीक है। और कौन कौन करते हैं? भक्त दर्शन और भजन सिंह द्वारा 1939 में आपके किस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? आपके कर्मभूमि नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, ठीक है। राज्य में सेनापानी बौद्ध स्तूप स्तूप मौजूद है, तो सेनापानी बौद्ध स्तूप मौजूद है, कहाँ है? आपका चंपावत में, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, कहाँ पे? चंपावत में, ठीक है। नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाती है, तो नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना आपके 1988 में की जाती है, ठीक है। बात करें नंदा देवी नेशनल पार्क, तो नंदा देवी नेशनल पार्क की स्थापना कब होती है? 1982 में होती है, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया, या फिर आपकी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना भी 1982 में होती है, ठीक है। और 1988 में क्या होता है? नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाती और 1988 में ही जो नंदा देवी क्या था, नेशनल पार्क था, उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें आपके नंदा देवी नेशनल पार्क को कब शामिल किया गया? 1988 में शामिल किया गया, ठीक है। 2005 में क्या होता है? आपके जो फूलों की घाटी है उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है? 1982 में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया जाता है? आपके 2005 में, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क की स्थापना कब होती है? 1982 में। जबकि नंदा देवी नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया जाता है? 1988 में। तो क्वेश्चन है कि राजी जनजाति के निवास स्थल को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जो आपकी राजी जनजाति है इसके निवास स्थल को क्या कहा जाता है? रौतुड़ा कहा जाता है, ठीक है। बात करें राजी जनजाति के परिवारों को क्या कहा जाता है, तो राजी जनजाति के परिवारों को कहा जाता है आपका कुनबा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जो राजी जनजाति के परिवार होते हैं उनको क्या कहा जाता है? कुनबा कहा जाता है। जो राजी जनजाति की भाषा है, ठीक है, तो इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा का नाम है मुंडा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनता है कि राजी जनजाति की भाषा क्या है, तो इनकी भाषा क्या है? मुंडा, ठीक है। बागनाथ क्या है? बागनाथ इनके देवता हैं, किसके? राजी जनजाति के देवता कौन है? बागनाथ है। उसके अलावा छुरमुल, छुरमुल भी किसके देवता है? आपके राजी जनजाति के देवता है, कौन से? छुरमुल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राजी जनजाति पे। तो राजी जनजाति राज्य की सबसे छोटी जनजाति, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? आपकी राजी जनजाति, ठीक है। राज्य की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो थारू, थारू के बाद जौनसारी, जौनसारी के बाद बोक्सा, फिर भोटिया और फिर आपकी राजी, ठीक है। बात करें राजी जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा कब मिला था? तो 1981 में इनको आदिम जनजाति का दर्जा मिला था, किसको? राजी को, ठीक है। उसके अलावा राजी जनजाति को जनजाति का दर्जा मिला था कब? 1967 में, ठीक है। आपने ध्यान रखना कब मिला था? 1967 में, ठीक है। इतना पॉइंट आपको राजी जनजाति से ध्यान रखने हैं। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 5 क्वेश्चन आपके जीएस से करेंगे। भारत में जो वन संरक्षण अधिनियम है ये आपके 1980 में लागू किया गया था, ठीक है। बात करें 1973 में, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था, ठीक है। किसको? प्रोजेक्ट टाइगर को, ठीक है। 1992 में आपके प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी कि हाथी संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। और 1970 में आपके आपके कस्तूरी मृग संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था, ठीक है। बात करते हैं कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो कैबिनेट मिशन आपका 1946 में भारत आता है, ठीक है। इसमें टोटल कितने मेंबर थे? इसमें टोटल 3 मेंबर थे, जो क्या थे? ब्रिटेन के पार्लियामेंट के क्या थे? सदस्य थे, ठीक है। पहला था पॉथिक लॉरेंस, सेकंड था आपका स्टोफर्ड क्रिप्स, ठीक है। आपने परीक्षा आपके जो बुक है ल्यूसेंट उसमें भी होगा स्टोफर्ड क्रिप्स, और थर्ड था आपका एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। तो आपको तीनों को ध्यान रखना है, पॉथिक लॉरेंस, आपका स्टोफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, इसमें 3 मेंबर थे कैबिनेट के जो कि भारत आते। इनका काम था भारत के लिए संविधान सभा को तैयार करना, ठीक है। किसको? आपके संविधान सभा को तैयार करना, ठीक है। इनका काम था भारत के लिए संविधान सभा को तैयार करना, ठीक है। अब बात करते हैं भारत में संविधान सभा का गठन कब होता है, तो भारत में संविधान सभा का गठन होता है आपका, जो पहली बैठक होती है संविधान सभा की कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, ठीक है। जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, किसको? आपके सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। आपने ध्यान रखना है 9 दिसंबर 1946 को आपके संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें आपके अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, ठीक है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। आपने ध्यान रखना है स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? आपके 11 दिसंबर 1946 को। और किसको चुना गया? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिन बाद बैठक हो रही थी, तो 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? आपका आपका जो आपके जवाहरलाल नेहरू है वो क्या करते हैं? संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव को क्या करते हैं? प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है। उद्देशिका को क्या रखते हैं? प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है। जो कि पास हो जाती है कब? आपके जो पास होती है आपकी कब? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। और ये उद्देशिका क्या थी? ये उद्देशिका क्या थी? भारत की प्रस्तावना, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना कौन थी? आपकी उद्देशिका, ठीक है। जो कि कब दिया था प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने? आपका
आपका दिया था 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि संविधान सभा की तीसरी बैठक में, ठीक है। पास कब होती है आपकी 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। उसके बाद बात करें संविधान सभा, तो जो संविधान सभा थी ये क्या करती है 26 नवंबर 1946 को, यानी कि 26 नवंबर 1946 को क्या करती है संविधान को अडॉप्ट कर देती है, ठीक है, यानी कि अंगीकृत कर देती है, ठीक है। कब करती है 26 नवंबर 1946 को, यानी कि संविधान बन के तैयार हो जाता है और 26 नवंबर 1946 को संविधान को क्या कर देते हैं अंगीकृत कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया जाता है, ठीक है। तो कब किया जाता है संविधान को लागू आपके 26 जवाहरलाल नेहरू पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनते थे, जवाहरलाल पहली बार 1929 में क्या बनते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या बनते हैं अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। और कौन से अधिवेशन में आपके लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 1931 में कौन सा अधिवेशन होता है आपका कराची अधिवेशन होता है, ठीक है। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं आपके वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। और इसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्तावों को पास किया गया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आपके 1931 के अधिवेशन में क्या किया जाता है मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्तावों को पास किया जाता है। बात करें 1929 के लाहौर अधिवेशन में, तो यहाँ क्या किया जाता है पूर्ण स्वराज को क्या किया जाता है पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आपके 1925 में, तो 1925 में पहली महिला अध्यक्ष बनती कौन आपकी सरोजिनी नायडू, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनती है आपकी सरोजिनी नायडू, ठीक है, आपको ध्यान रख देना है यहाँ से। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी, ठीक है, औद्योगिक का मिसप्रिंट हो रखा है। तो स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति आपके 1948 में लागू की जाती है, आपको इतना पॉइंट ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब होती है, तो नाबार्ड की स्थापना आपके 1982 में होती है, ठीक है, आपको ध्यान रखना नाबार्ड की स्थापना कब होती है आपके 1982 में होती है, ठीक है। और किस समिति की सिफारिश पे होती है आपकी समिति कौन सी थी शिवरमन समिति, ठीक है। तो शिवरमन समिति की सिफारिश पे क्या होती है नाबार्ड की स्थापना होती है, ठीक है। तो होप्स आपको वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।